इस वीडियो में क्या होगा हिमांशु, ये होगा कि पूरी प्रोबेबिलिटी 11th क्लास की है 16.1 से लेके मिसलेनियस तक का इंट्रो पार्ट, जो जो टॉपिक के यूज होंगे वो सारे टॉपिक इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर बाद में एग्जांपल के वीडियो और सॉल्यूशन के वीडियो वो अलग। ये जो वीडियो रहेगा केवल इंट्रो पार्ट, क्यों प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्या रियल लाइफ यूज है, क्यों हमको पढ़ाई जा रही है, क्या इसके इवेंट्स होते हैं, सब एक ही चीज। ठीक है सर, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, प्रोबेबिलिटी मैथ्स में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें 80 से 85% तक तो लॉजिक होता है और 15% जो बचा आपका उसमें कैलकुलेशन होती है। ये एक ऐसा है, कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं देखोगे कि 1-2 पेज में आ रहा, बिल्कुल नहीं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज और थोड़ी ऐड कर दूं इसमें, इस वीडियो को मैं 12th क्लास को ध्यान में रख के बना रहा हूं क्योंकि उसमें भी प्रोबेबिलिटी के 10 नंबर की आती है। ठीक है, तो इस लेवल से मैं आपको को तैयार करूंगा। तो 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो मुश्किल से मुश्किल आधे पेज के अंदर आ जाएगा क्योंकि इसमें लॉजिक बड़ा होता है, कैलकुलेशन नहीं होती है। दूसरी चीज, मैथ्स में ये सबसे अजीबोगरीब चैप्टर है कि इसके जो आंसर निकल के आते हैं वो खुद में सही नहीं होते हैं, वो खुद में एक डाउट में रहते हैं। तभी तो इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। केवल संभावना है कि ऐसा होगा। एक कॉइन को अगर थ्रो किया तो सारे लोग बोलेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, जो कि 100% गलत है और सही भी हो सकता है। क्यों? एक कॉइन को थ्रो किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का मतलब 50% हो गई। मतलब यह है कि अगर आपने 10 बार उछाला तो 5 बार हेड आना चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? क्या पता 9 बार हेड आ जाए। ठीक है, तो इसके जो आंसर तो खुद में गलत होते हैं और सही भी हो सकते हैं, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि ये सही होगा। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या था, ये कहां से आई, जरा उसके बारे में मैं बता दें। 2 जुआरी थे। कौन थे? जुआरी। अब क्या कर रहे होंगे वो? जुआ खेल रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे दबा के। तो ये बात है 1500 के आसपास की। तो उनके पास 2 डाई थे। ठीक है, और उनसे बोला गया कि आपको गेम था, एक गेम चल रहा था वहां पे, उनसे बोला गया कि आपको ये डाई है 24 टाइम्स थ्रो करनी है। ठीक है, और उनसे बोला गया क्या आपको पैसा लगाना है, अगर दोनों पे 6 आ गए तो क्या आप कुछ पैसा ऐसा लगाएंगे। मतलब मैं अब समझा दूं वो गेम कैसे होते थे। आपने फेंका और तुक्का मारा कि भैया इस बार दोनों के ऊपर ना 1-1 आएगा तो मेरे इतने रुपए हो जाए, इतने रुपए मैं जीत जाऊं। दूसरा वाला बंदा बोलेगा कि भैया नहीं आएगा तुम्हारा। तो ऐसे पैसों की वहां पे लगती रहती थी। ठीक है, जैसे आईपीएल में लोग करते, इस बॉल पे छक्का जाएगा। सट्टा कहना एज अ टीचर अच्छा नहीं लगे थोड़ा, लेकिन है तो वही अल्टीमेटली। तो अब क्या हुआ, 2 जुआरी थे, वो खेल रहे थे। तो एक बंदे ने उनको प्रपोजल भेजा कि तुम्हारे दोनों के ऊपर हेड नहीं, सॉरी दोनों डाई के ऊपर 6 नहीं आएगा, दोनों डाई के ऊपर। तो उसके साथ एक दोस्त था, उसने कहा यार ऐसा करो, उस पर सट्टा लगा लो कि इतने रुपए का कि दोनों के ऊपर 6 आ जाएगा। लेकिन दूसरा वाला था वो डाउट में था, कह रहा यार दोनों के ऊपर तो बेटा 6 आएगा ही नहीं कभी। उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन था, मतलब डाउट में चल रहा था, क्या पता आ जाए, क्या पता नहीं आए। तो फिर ये समस्या रही और उसने गेम नहीं खेला वो, क्योंकि उसके दिमाग में डाउट था यार कैसे आ जाएगा दोनों पे, क्योंकि तब प्रोबेबिलिटी शब्द ही नहीं था मार्केट में। फिर क्या होगा, जब ये क्वेश्चन थोड़े अराइज हुए तो लोगों के पास गए, पढ़े लिखे लोगों पर। तो एक का नाम था पास्कल, एक का नाम था फर्मेट। ये 2 बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो इनके पास जब ये क्वेश्चन गया तो उन्होंने इस पर स्टडी की। ठीक है सर, इन्होंने इस पर स्टडी की और फिर स्टडी करके एक नया शब्द निकाला। उस समय प्रोबेबिलिटी नहीं था, उस समय एक वर्ड आया था गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ थ्रोन नहीं है बेटा। हाँ, तुम बेटा वेब सीरीज देखो। ठीक है, हाँ सुना था। ठीक है, गेम ऑफ चांस मतलब इस गेम को जीतने की संभावना क्या है, इस गेम को हारने की संभावना, इस टाइप के क्वेश्चन थे जिस पर इन दोनों पास्कल ने और फर्मेट ने भैया रिसर्च की। और बाद में आगे थोड़ा सा बर्नौली ने थोड़ी उंगली वगैरह की, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई करी। तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें अपना योगदान देते रहे। तो स्टार्ट में गेम ऑफ चांस था, गेम ऑफ चांस चलता रहता था। ठीक है, इस तरीके। तो बस ये बताना चाहता क्यों आई यहाँ पे। ठीक है, स्टडी की उन लोगों ने किया, इस गेम को जीतने की, इस गेम को हारने की संभावना क्या, ये सब चीज बकवासगिरी चलती रही। फिर ये मार्केट में लॉन्च हो गया कि प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है जो हम सबको पढ़ाया जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में दबा के यूज है इसका। अब आप कहेंगे सर कैसे? हम लोग सोचते हैं कि ये तो यार बस बेकार बातें हमको पढ़ा दिया गया, इसका यूज किया। रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का दबा के यूज है। पूछो क्यों?
कैसे? एक ई कॉमर्स हम लेते हैं, ई कॉमर्स मतलब अमेजॉन और अपना फ्लिपकार्ट, ये सब से तो एक का हम लोग लेते हैं, फ्लिपकार्ट को चलो हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया कि सपोज मोबाइल फ़ोन, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन आपने सर्च कर दिया, तो मोबाइल जो भी आपने लेना था लिया, नहीं लिया, तो क्या होता है कि आज आप देखना करके ऐसा होता है कि किसी मोबाइल को आपने सर्च किया, ठीक है, तो जैसे जब अगली बार जब आप जाएंगे ना तो वो आपको मोबाइल का ऑप्शन पहले से ही दिखा देगा, या अगर नेट ऑन है तो मोबाइल के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे। यस और नो, ऐसा होता है? इमेज बन रही ना, ऐसा होता है, पक्की बात होता है। अगर आपने 2-3 बार मोबाइल सर्च किया है तो नेट ऑन है तो उसके एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। और जबकि ये ऐड आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं ना ऐड आने के। तो वो ऐड क्यों आते हैं? वो ऐड इसलिए आते हैं, कंपनी वालों ने लॉजिक लगाया कि यार अगर एक बंदे ने मोबाइल सर्च किया है फिर उसके पे हमने मोबाइल के एड्स वगैरह दिए हैं तो इससे हमारे मोबाइल जो लोगों ने खरीदे 10% की उसमें इंक्रीमेंट हो गया। और ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मुझे परचेज करना था फ़ोन और कोई, लेकिन ऑप्शन में और सारे फ़ोन आ गए तो मैंने उसको छोड़ के जो अच्छा लगा उसको मैंने ले लिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है? संभावना ही तो है, प्रोबेबिलिटी ही तो है ये कि उनके दिमाग में था यार हमने ऐड दिए तो ऐड से क्या पता बच्चे लोग खरीदें फ़ोन, जो भी आदमी लोग, तो इसकी संभावना है। तो वो पिछला डाटा देखते हैं कि हमने इस बार ऐड दिए तो उस ऐड से हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है, ये सब प्रोबेबिलिटी, जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह ये सब संभावना पे ही चल रहे हैं। अगर आज एक कंपनी ने नया फ़ोन लॉन्च किया है तो ठीक है, अब सुनो जरा, अब कंपनी डाउट में है कि यार हम कितने सेट बना के रख दें, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, दिमाग में डाउट है ना। बाई चांस भैया हमने मान लो बना दिए 10 करोड़ और लोगों का आउटकम अच्छा नहीं आया तो फिर बेकार जाएंगे वो। तो वो पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि अगर हमने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था हमारे इतने बिक गए, उसी की संभावना, उसी के हिसाब से ये लोग लॉन्च करते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आई ना? ये तो पिछला डाटा देख, तो ये सब थी, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ बस आपको। चलिए, ये सारी चीज़ें थी हम लोगों ने जो इसमें पढ़ी, गेम ऑफ चांस हमने पढ़ लिया, एक एक टॉपिक ये था। फिर इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया। अब चलो, और हाँ ये मैं दिमाग में रख के चल रहा हूँ कि आपको 10 तक की तो आती होगी। चलिए ठीक है सर, अब कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है भैया? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? शांत रहो यार, जरा बात नहीं करो। ये देखो, चलो देखो कहाँ पे थे हम लोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, और एक क्या था? सैंपल स्पेस। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक होता है जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इवेंट। पता ही नहीं आप लोग, मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या होता है, इन सब पे डिस्कस करें। सबसे पहले यार आपको आना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चे लोग दिमाग में इमेज लिख के चलते हैं, भैया रैंडम मीन्स होता है एकदम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हम एकदम करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और एक चीज, हम हर एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? अभी देखो, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि मोर देन 1 आउटकम। मैं समझाऊंगा, पहले बस लिख दूं थोड़ा सा जो एनसीईआरटी बताती है। मोर देन 1 आउटकम, और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आउटकम्स इन एडवांस। ये 2 चीजें जिसमें सेटिस्फाई हो गई वही रैंडम एक्सपेरिमेंट होता। मतलब क्या हुआ इसका? ये तो लिखी लिखाई बातें से छोड़ो। मोर देन 1 आउटकम, एक बात सुनो, कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका केवल एक ही आउटकम होगा तो क्या वहां पे डाउट होगा आपको? इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, जहां पर संभावनाएं हैं। मैंने कहा कि भैया आप रेस में अकेले दौड़े, अब आप कहोगे क्या संभावना है कि तुम फर्स्ट आ जाओगे? अरे यार तुम लेट के जाओ, सो के जाओ, आओगे तो तुम ही फर्स्ट, अकेले तुम ही हो, क्या वहां पे डाउट है? नहीं है ना। चलिए, एक चीज क्या, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आउटकम इन एडवांस। आप पहले से ही आउटकम नहीं बता सकते। अगर आपको पता है कि पहले से आउटकम, तो वहां पे तो प्रोबेबिलिटी रही नहीं ना। यस और नो, पक्की बात है ना। तो ये 2 कंडीशन जिसके साथ सेटिस्फाई होती हैं उसी की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक कॉइन है और कॉइन मैंने थ्रो किया, तो अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। देखो, उसके आउटकम भी एक से अधिक है,
यस और नो। और आप बता नहीं सकते कि हेड आएगा टेल आएगा, नहीं बता सकते ना, क्लियर है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके एक से अधिक आउटकम होते हैं, एक से अधिक, और हम लोग जो आउटकम आएगा उसको पहले से ही बता नहीं सकते, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। एक बात सुनो, अगर मेरे हाथ में कॉइन है और मैंने कॉइन छुपा लिया, बस आपसे केवल इतना कहा कि मेरे पास कॉइन है, मैंने थ्रो किया, मैंने कहा होता हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप नहीं बता पाएंगे। क्या पता वो 16 वाला सिक्का हो, दोनों तरफ हेड हो, यस और नो। तो क्या है कि हम तभी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। याद करो और आज जाके देखना, 10th क्लास में 15.1 में जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि एक बंदा गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, क्या संभावना है गाड़ी स्टार्ट हो जाए, वो इक्वली लाइकली है नहीं है, तो वहां पे आंसर था नो। क्यों? हमारे पास गाड़ी की इंफॉर्मेशन नहीं है। गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, क्या पता गाड़ी में इंजन ही ना हो, क्या पता गाड़ी में ऑयल ना हो, पेट्रोल जो भी कुछ होता है वही ना हो, क्या पता गाड़ी प्लास्टिक वाली हो, क्या पता चाबी वाली हो, कुछ भी हो सकता है, बात है ना। तो जब तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते। मैंने कहा कि मेरे पास कॉइन है लेकिन कॉइन की इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात, आउटकम मतलब जो भी आउटपुट आता है, जैसे एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आया और टेल आया, ये क्या हो गए? जब आउटकम्स को एक सेट बना देते, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते, तो इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। मतलब नॉर्मल आउटकम ऐसे ही बिखरे पड़े तो उसको बोलेंगे आउटकम्स। जब आउटकम्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे तो ये बन जाएगा सेट, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। पक्की बात है। अब यार देखो इवेंट क्या होता है। वैसे जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन बताती है वो बोलती है कि भैया सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल सबसेट ऑफ सैंपल। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा पाऊंगा मैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, तो सैंपल स्पेस हो गया हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्लियर है। अब मैंने एक इवेंट बनाया ई, मैंने कहा भैया गेटिंग हेड, क्या गेटिंग हेड। एक मैंने इवेंट बनाया गेटिंग टेल, एक मैंने इवेंट बनाया गेटिंग टू हेड्स, क्लियर है, पक्की बात है। तो देखो गेटिंग हेड, तो इसका आउटकम क्या होगा? गेटिंग हेड आ जाए, क्या होगा? 1/2। इसका क्या होगा? 1/, इसका क्या होगा? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये इवेंट नहीं, क्यों नहीं? सुनो सुनो, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 2 हेड, और 2 हेड क्या सैंपल स्पेस में है? सबसेट। समझते हो ना क्या होता है? जैसे मैंने कहा 1,2 जो है ये सबसेट है, सॉरी ये सबसेट है 1 2 3 का। क्यों? इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, क्लियर है, पक्की बात है, ठीक है सर। अब ये इवेंट है क्योंकि इसका जो भी आउटकम अगर एक हेड इसके अंदर है भैया, हाँ जी है, एक टेल इसके अंदर है, हाँ जी है, लेकिन 2 हेड तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये इवेंट नहीं माना जाएगा। मतलब इसका जो भी आउटकम आए वो इसके अंदर होना चाहिए, सैंपल स्पेस के अंदर, उसको बोलते हैं इवेंट, क्लियर है, पक्की बात है ना। अगर आपसे किसी ने कहा कि एक कॉइन आपने थ्रो किया है और एक ऐसा इवेंट बनाया ई जिसमें आपने बोला कि एक भी हेड ना हो, तो इसमें तो हेड है तो वो भी इवेंट नहीं होगा। कहने का मतलब जो भी उसके आउटकम है वो इसके अंदर होने चाहिए सैंपल, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। तो ये चारों बातें समझ आई। हम हर किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते यार, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते। एक 10th क्लास में क्वेश्चन था कि एक बच्चा है वो बास्केटबॉल खेल रहा है, तो क्या संभावना है कि वो बॉल को उसके अंदर डाल देगा जो भी कुछ है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था? नॉट डिफाइन था, क्योंकि हमें बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्लियर है ना। अब क्या पता बच्चा का वजन ही बास्केटबॉल से कम हो, मान लो छोटा बच्चा हो, अभी हाल हुआ हो, ठीक है, लिख लो इसे। बहुत भयंकर डाउट मिला भैया, देखो एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग में, ठीक है। खुश, ये कहाँ जा रहे हो तुम? प्रोबेबिलिटी पढ़ो ना, ये तो तुम जानते हो, इतने सालों से पढ़ रहे हो मुझसे। अच्छा जी, अब चलो और भी कुछ इवेंट्स हैं, थोड़े बहुत उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख दूं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट दो, क्योंकि म्यूचुअली मीन्स आपस में कम से कम दो तो होने चाहिए, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब एक इवेंट ए है एक बी है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे 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 आपने डाई को थ्रो किया तो भैया टोटल आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? चलिए एक इवेंट बनाया कि भैया उनके ऊपर इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए? इवन, तो आउटकम क्या होंगे? 2 4 6। एक बनाया कि ऑड नंबर आ जाए, तो क्या कुछ कॉमन है? तो ये इवेंट कैसा हो गया? पक्की बात है। इनके बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? पक्की बात है। तो क्या आप ये लिख सकते हैं E1 और E2 5? तो ये दो इवेंट क्या हो गए आपस में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। ठीक है सर। एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होता है? एग्जॉस्टिव मीन्स ही होता है कंप्लीट। एग्जॉस्टिव मतलब उनका जो हम सबसेट करें तो सैंपल स्पेस आ जाए, मतलब टोटल निकल के आ जाए। मतलब क्या आ जाए? टोटल निकल के। जब उनका हम क्या कर दें? यूनियन कर दें। मैं सबसेट, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होता है, वो क्या? यूनियन होता है। जैसे अच्छा इन दोनों का यूनियन करो, E1 और E2 का, क्या आएगा? वही आ जाएगा ना। तो ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या पूरा सैंपल स्पेस नहीं आ जाएगा? तो ये दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी। ठीक है, हाँ बताओ। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे वही एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। हाँ बोल सकते हो रुको, बड़े हमेशा वर्क नहीं करेगा, हमेशा नहीं करेगा। कुछ काफी एग्जांपल ऐसे हैं कि जिनमें ये चीज नहीं होगी। चलिए अच्छा, अब देखते हैं और इवेंट क्या है। अब आपको हम पहले ये बता दें, इक्वली लाइकली आउटकम बहुत ही कहने को बहुत सिंपल है कि सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन देखो यही तो तुम्हें एक नई चीज बताएगा आज। इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली बहुत सुना है हमने 10th क्लास में, 9th में भी है। इसका पहले तो मीनिंग बता दें क्या होता है। पहले मीनिंग बता दो कि जो भी इवेंट है हर उसके जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने एक थ्रो किया, कॉइन को हेड और टेल आया, इसको एक सैंपल पॉइंट बोलेंगे, इसको एक सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम? वो ये कहते हैं कि हर सैंपल पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे, और एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं प्रोबेबिलिटी का, क्या है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में तभी वर्क करता है मेरे भाई जब वो इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है तो ये फॉर्मूला बेकार। अब आप कहेंगे क्यों सर? 9th 10th में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स के थे, इसीलिए ये फॉर्मूला वर्क करता रहा था, हमेशा नहीं। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे। आपने क्या किया, एक कॉइन को थ्रो किया तो एक सैंपल पॉइंट ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की, तो ये इक्वली लाइकली हैं। क्या है ये? इक्वली लाइकली हैं। अब आप कहीं से एक ऐसा एग्जांपल दे दो जो कि इक्वली लाइकली ना हो। ऐसा होता ना कि सर एक ऐसा एग्जांपल दो इक्वली लाइकली ना हो। अब देखो ध्यान से जरा, कभी कभार क्या होता है, जब कभी 10th क्लास में कॉइन पढ़ते थे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था वाइज्ड कॉइन और अनवाइज्ड कॉइन। सुना है ना? अनवाइज्ड कॉइन को फेयर कॉइन भी बोलते थे, और इसको हिंदी में कहते खोटा सिक्का। तो जैसे शोले मूवी में जो था, तो वहां पे इक्वली लाइकली आउटकम का कंसेप्ट बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसमें आ जाएगा ना वाइज्ड वाले में। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कॉइन किसी एंगल से हैमर इस तरीके से भैया मार देते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है थोड़ी ज़्यादा और टेल आने की, मतलब इसकी 3/4 है, इसकी मान लो 1/4 है। ठीक है, ऐसा मतलब 75% हेड आएगा और 25% टेल आएगा। उन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़बाजी कर, ऐसा होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में खोटा सिक्का। तो अब आपने उस कॉइन को टॉस किया है, तो क्या अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी? बिल्कुल नहीं होगी, 3/4 हो जाएगी, और टेल आने की 1/4 हो जाएगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये खत्म तुम्हारा,
ये कंसेप्ट खत्म, ये कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? क्लियर है सर ये बात? ये कंसेप्ट फिर हम लोग नहीं लगा सकते, पक्की बात है ना। तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हम लोग ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई डाउट है? ठीक है सर। तो ये भी अभी तो केवल इंट्रो बता रहा हूँ ये मैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ना बढ़िया तरीके से। क्लियर है? किसने याद कर लिया? अब एक और, ठीक है वो तो क्लियर था ना इक्वली लाइकली, बस अब एक है एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब ये क्या होता है? तो यार सुनो, एक्सोम्स मींस क्या होता है? क्लास 9 में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में। एक्सोम्स मींस होता है जो हम लोग खुद प्रूफ करते हैं, सेल्फ प्रूफ, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, बट उनको ना हम लोग खुद ही बोल देते हैं कि ठीक है उनको आप प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे जैसे किसी ने आपसे कहा कि भैया A इक्वल्स टू बी है, B इक्वल्स टू सी है, तो पक्की बात है A इक्वल्स टू सी होगा, इसका प्रूफ कर ही नहीं सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर है? सूरज कहां से निकलता है? पूरब से ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते आप। अब प्रूफ करना है क्या है? आप कहोगे सर डेली सुबह उठ के देखो, अब हम कहेंगे बाई चांस मान लो ऐसा हो 1000 साल बाद बाई चांस ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं दिमाग में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सियोम्स। ठीक है, इनको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे नाम से तो ऐसा लगेगा अरे भाई क्या होगा, जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर होगी, 1 से छोटी, 0 के बराबर, 0 से बड़ी। पढ़ते हैं बचपन से। एक चीज़ तो इन्होंने ये बताई थी, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या बताई थी कि अगर वो ये कहते हैं सपोज कोई एक इवेंट सैंपल स्पेस है S, उसके अंदर कुछ सैंपल पॉइंट है ω1, ω2, ω3, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने सारे सैंपल पॉइंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली, अलग अलग, तो वो हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। ये है, ये मतलब सेल्फ प्रूव्ड है, ऐसा होगा, ऐसा प्रूव नहीं कर सकते आप, केवल अंडरस्टूड है। ये बात समझ आ रही है? अब यार कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट, जैसे एक क्या होता है हमारे पास? इम्पॉसिबल इवेंट, समझ ना? मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। जैसे मैंने कहा कि भैया बालिका इंटर कॉलेज में एक लड़का फेल हो जाएगा, इसकी संभावना क्या है? अब बालिका इंटर कॉलेज में भैया लड़कियां पढ़ेंगी, लड़का कहां से आ जाएगा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? इम्पॉसिबल इवेंट है ये। एक होता है सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्की बात है भाई होगा, तो उसका क्या होता है? 1 श्योर इवेंट बोलते हैं, या फिर सर्टेन इवेंट उसको हम लोग बोलते। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। मैंने कहा एक रेस में एक ही बच्चा दौड़ा है, और एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देंगे जो सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक वीक में एक मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो सारे बच्चे कहेंगे 1/7, जबकि गलत है एकदम। 1, क्योंकि भैया एक वीक में तो एक मंडे आएगा ही, कहीं से भी वीक स्टार्ट कर लो, मंडे से, ट्यूसडे से, कहीं एक मंडे तो आएगा ही आएगा। तो वो पक्की बात है, ऐसा होगा, सर्टेन इवेंट है वो। बात तो समझ आ रही है? एक होता है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है? जो इससे एकदम सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे एक के होने की प्रोबेबिलिटी एक के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोल देते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं या तो एक इवेंट ए हो जाए या फिर इवेंट बी हो जाए, तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। कहते हैं ए और बी दोनों एक साथ हो जाए, मतलब ए एंड बी दोनों एक साथ हो जाए, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कहते हैं ए तो हो जाए बट बी ना हो, ए तो हो जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये सब चीजें, ये आप कहेंगे सर ये हम कैसे फाइंड करेंगे? भैया चैप्टर फर्स्ट सेट्स में ये सारे फॉर्मूले थे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या था? याद आ रहा कुछ? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो था। तो बस यहाँ पे पी पी लग जाएगा बस, ठीक है सर। तो इस तरीके से ये चीजें थी। तो हम लोगों ने ये भी, मुझे नहीं लगता कि इसमें इनको सबको बोलते थे अलजेब्रिक इवेंट्स हैं ये सब, ठीक है। उसका सम वगैरह और कोई टॉपिक में एक बार देख लो, मैंने कोई छोड़ा तो नहीं है? हाँ, अरे सिंपल पॉइंट, कंपाउंड, देखो जरा, ये कह रही है कि सैंपल पॉइंट हो गया और कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स होता है एक से अधिक, जिसके इवेंट के आउटकम एक से अधिक होते हैं। किसी इवेंट के आउटकम एक से अधिक होते हैं। जैसे एक टॉस को, एक कॉइन को टॉस किया, कितने आउटकम होंगे? 2, तो वो किस में आएगा? कंपाउंड में। जिसका केवल एक ही आउटकम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट बोलते हैं,
ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं है, ये पूरी 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी हिस्ट्री से लेके रियल लाइफ यूज से लेके जो इवेंट है सारे डिस्कस कर लिए। कल से 16.1 का सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है, एग्जाम्पल जो भी कुछ है।